यानी दो चरों वाली रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें अधिकतम कितने चर हो? दो चर हो, ऐसी समीकरण क्या कहलाती है? दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। और हम पढ़ेंगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में बात करेंगे। यानी दो चरों वाली दो समीकरणें हमें दी जाएंगी और उनसे हम ग्राफ भी निकालेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे और उनसे हम x और y के मान भी निकालेंगे। जो भी वेरिएबल होंगे उनके मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण होती है, मानक रैखिक समीकरण देखिए, दो चरों वाली एक्सरसाइज 3.1 रैखिक समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें जो a1 है वो x का गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 अचर पद है। ये पहली समीकरण के हैं, x का गुणांक a1 पहली समीकरण का और y का गुणांक b1 और अचर पद c1। दूसरी समीकरण की हम बात करते हैं तो दूसरी समीकरण में x का गुणांक है a2 और y का गुणांक b2 और अचर पद है c2। तो ये दो रैखिक समीकरण हैं दो चरों वाली और ये मानक समीकरणें हैं। इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या मिलेंगी? समीकरणें मिलेगी। उनसे हमें याद करना है, ग्राफ बनाना है, उनसे हम याद करेंगे कंडीशन। देखिए, इसमें कंडीशन हम याद करते हैं हल की। यदि हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये कंडीशन हमें अगर प्राप्त होती है इनके गुणांकों से, यानी गुणांक है a1 पहली समीकरण का x का गुणांक और a2 दूसरी समीकरण के x का गुणांक, b1 पहली समीकरण का y का गुणांक और b2 दूसरी समीकरण के y का गुणांक और c1 पहली समीकरण का अचर पद है और c2 दूसरी समीकरण का अचर पद है। तो यहाँ से ये कंडीशन यदि अप्लाई होगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा हमारा, जो रेखाओं का ग्राफ बनेगा, ये जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ आता है हमेशा एक सरल रेखा प्राप्त होता है। रैखिक समीकरण से जो भी ग्राफ प्राप्त होगा वो हमें एक सरल रेखा ही प्राप्त होगा, आड़ा टेढ़ा प्राप्त नहीं होगा। तो ये रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण में हमेशा जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। और ये कंडीशन अगर अप्लाई है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, इस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी, क्योंकि ये जो समीकरण है दो समीकरण है, तो दो समीकरण है तो ग्राफ में कितनी रेखाएं बनेगी? दो रेखाएं बनेगी। और दोनों रेखाएं, अगर ये कंडीशन है तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी? आपस में प्रतिच्छेद करेगी और प्रतिच्छेद करेगी। तो इस कंडीशन में हल कैसे होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का अर्थ है कि केवल और केवल एक हल होता है। और युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। इस कंडीशन में युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और अद्वितीय हल होते हैं। तो देखिए, ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? पहली कंडीशन है ये, इस कंडीशन में अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल युग्म कैसे होंगे? युग्म संगत होंगे और रेखाएं क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये इस पहली कंडीशन की कंडीशन है कि
हल कैसे होंगे? आदित्य रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, युग्म संगत होंगे। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। यदि हमारे पास ये कंडीशन है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो ग्राफ हमारा बनेगा उसमें जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी और युग्म असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। तो देखिए इसमें हल, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, युग्म असंगत होगा, युग्म असंगत और रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी? रेखाएं समांतर होगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, युग्म असंगत होगा और रेखाएं समांतर होगी। तीसरी कंडीशन हमारे पास है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन यदि है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन हमारे पास है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि जो रेखाएं ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होकर गुजरेगी, तो इसे कहते हैं संपाती। जैसे कि हम एक सिक्के को दूसरे सिक्के पर रखते हैं तो वो पूरी तरह उसको ढक लेता है, यानी दोनों सिक्के आपस में क्या है? संपाती है। तो जो ग्राफ बनाएंगे हम, तो वो रेखाएं एक पहली समीकरण से हम ग्राफ बनाएंगे, एक रेखा बनेगी, और दूसरी समीकरण से जो ग्राफ बनाएंगे उसकी भी रेखा बनेगी, लेकिन वो पहली समीकरण की जो रेखा है उसके ऊपर होकर ही गुजरेगी। तो ये संपाती और संपाती होने की कंडीशन में हल अनेक होते हैं, यानी अनंत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं और युग्म संगत होते हैं। तो इस कंडीशन में हल अनेक हल होंगे, युग्म संगत, रेखाएं संपाती। ये थी दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है उनकी कंडीशन कि कब हल होगा और कब हल नहीं होगा, युग्म कब संगत होगा और कब असंगत होगा, युग्म जो रेखाएं ग्राफ बनाएंगे वो कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, कब रेखाएं समांतर होगी, कब संपाती होगी, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। तो देखिए 3.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको अब कैसे करेंगे हम? पहले तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम? जो आफताब है उसकी आयु, वर्तमान आयु को x और पुत्री की आयु को हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे, या फिर पुत्री की आयु को x और आफताब की आयु को y भी आप
भी आप मान सकते हैं, यानी किसी की भी आयु को आप x और y मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे आपदा की वर्तमान आयु। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का आपदा माना, क्या माना हमने, माना आपदा की वर्तमान आयु x वर्ष है। हमने आपदा की जो आयु है उसको कितना मान लिया, x वर्ष, और आपदा की पुत्री की आयु को, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है, और जो आपदा की आयु है वो x वर्ष है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, आपदा अपनी पुत्री से कहता है, आपदा किससे कहता है, अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व आपदा की आयु कितनी थी और पुत्री की आयु कितनी थी, ये निकालनी है। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो 7 वर्ष पूर्व आपदा की आयु देखिए, आपदा की आयु 7 वर्ष पूर्व आपदा की आयु क्या हो जाएगी, 7 वर्ष पूर्व आपदा की आयु यानी जो वर्तमान आयु है उसमें से 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपदा की आयु आ जाएगी 7 वर्ष पूर्व। तो अभी वर्तमान आयु x है और उसमें क्या माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। ये आयु कब की है, 7 वर्ष पूर्व, और पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु वर्तमान, जो पुत्री की वर्तमान आयु वो y वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, तो y में से 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, जो आपदा की आयु है वो पुत्री की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कितनी गुनी का, 7 गुनी आयु। तो आपदा पुत्री से कह रहा है, आपदा पुत्री से क्या कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आपदा की जो आयु है x माइनस 7 वो पुत्री की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी, यानी पुत्री की आयु को 7 से क्या करते हैं, गुणा करके और आपदा की आयु के इक्वल लिख देंगे, तो ये हमारी समीकरण आ जाएगी। तो x माइनस 7 है आपदा की आयु और पुत्री की आयु है y माइनस 7, x माइनस 7 बराबर 7 से गुणा करेंगे पुत्री की आयु को, तो y 7 इंटू y माइनस 7। सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से y को गुणा करेंगे 7y माइनस 7 सत्ते 49। ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम सभी पदों को एक तरफ लेकर जाएंगे और इधर RHS में 0 बनाएंगे। तो x माइनस 7, इस 7y को इधर लेके जाएंगे माइनस के 7y, इस 49 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 49 बराबर 0। तो सभी जो RHS में पद हैं वो सभी किधर ले गए, LHS में, और सॉल्व कर लेंगे। ये x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस के 49, तो इसमें से प्लस के 49 में 7 माइनस करेंगे, प्लस के 49 बराबर 0। तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। तो हमने पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन तैयार कर ली है। अब हम सेकेंड इक्वेशन और निकालेंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3
गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आपका कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद आपकी आयु, आपकी आयु 3 वर्ष बाद आपकी जो आयु होगी, वर्तमान आयु कितनी है? x। तो 3 में x में 3 और जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। और पुत्री की आयु भी 3 वर्ष बाद कितनी होगी? पुत्री की आयु, पुत्री की जो आयु है अभी y वर्ष है, 3 वर्ष बाद y प्लस 3 हो जाएगी, यानी कि y प्लस 3 वर्ष। ये आयु हो जाएगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे? देखिए इसके बाद में कहा गया है, आपका कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आपकी आयु x प्लस 3 है और ये x प्लस 3 किसकी 3 गुनी है? पुत्री की आयु की। तो पुत्री की आयु y प्लस 3 है और इसकी 3 गुनी। इसको सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y और 3 की आयु। ये इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब जो RHS में है वो सारे पद LHS में लेकर हम जाएंगे और RHS में 0 बनाएंगे। x प्लस 3y को इधर लेके जाएंगे माइनस के 3y और प्लस 9 को इधर लेके जाएंगे माइनस के 9 बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे प्लस के 3 और माइनस के 9 कितने बचेंगे? माइनस के 6, यानी x माइनस 3y माइनस 6 बराबर समीकरण 2। यानी कि हमारे पास हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल ली है। ये था हमारा बीजगणितीय निरूपण। सबसे पहले हमने क्या किया? ये था कौन सा निरूपण? बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण का अर्थ है कि इक्वेशन बनाना, बीजगणितीय जो 2 इक्वेशन हम बनाएंगे वो बीजगणितीय निरूपण कहलाएगा। इसके बाद में ग्राफ में जब हम ग्राफ बनाएंगे, रेखाएं बनाएंगे, तो वो ग्राफीय निरूपण कहलाता है। तो उस ग्राफ बनाने के लिए जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो ग्राफीय निरूपण कहलाता है। तो हम ग्राफीय निरूपण करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए देखिए ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे? इस बीजगणितीय निरूपण को मिटा देते हैं और जो समीकरण आई है हमारे पास उसको लिख लेंगे सिर्फ। तो देखिए इसको मिटाने के बाद वो समीकरण जो आई है हमारे पास वो क्या आएंगे? ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण करने के लिए 2 समीकरण लिखना जरूरी है। एक पहली समीकरण है x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये तो है पहली और ये दूसरी। अब देखिए हम ग्राफ बनाएंगे इससे, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे? हम किसी भी चर की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। तो जो
अच्छा लगे उसकी वैल्यू हम निकालते हैं और मान रख लेंगे और मान ग्राफ में रख देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू पहली समीकरण में क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो पहली समीकरण में x की वैल्यू निकालेंगे, 20-7 को बराबर के उधर भेज देंगे और 42 को भी बराबर के उधर भेज देंगे, यानी RHS में भेज देंगे हम y के पद को और अचर पद को। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो x बराबर 7y माइनस 42, यानी उधर जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, x बराबर 7y माइनस 42, इस RHS में y का मान रखते जाएंगे तो x का मान हमारे पास आता जाएगा। तो देखिए हमें x बराबर कुछ भी रख लेते हैं, जैसे मैंने x बराबर 2 रखा, क्या रखा, x बराबर 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख लेते हैं। तो x बराबर 3 रखा, सॉरी y बराबर 3 रखेंगे, y बराबर 3 रखेंगे इसमें, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 7 इंटू y के स्थान पर क्या रखेंगे हम, y के स्थान पर इसमें कितना रखना है, 3 रखेंगे, माइनस 42। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 और ये है 42 बराबर कितना आया, माइनस के 21। इसके बाद में हम और मान रख लेते हैं, अधिकतम यानी कम से कम 2 मान तो होना ही चाहिए और ज्यादा कितने भी रख सकते हो आप। तो अब इसके बाद में हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, यहाँ से 6 रखेंगे तो x बराबर 7 इंटू y के स्थान पर 6 माइनस 42, ये हमने 6 y बराबर 6 रखा, 6 सत्ते 42 माइनस 42 बराबर 0। तो x हमने y की वैल्यू 6 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसके बाद में हम एक और मान रख सकते हैं, 9 रख लो, तो x बराबर कितना आएगा, 7 इंटू 9 42, 7 63 में से 49 माइनस करेंगे, तो 63 में से 49 माइनस करेंगे, 63 42 1 2 21 प्लस के 21, माइनस 42 यानी प्लस के 21। तो ये हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं। अब हमें एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल देखिए इस प्रकार से हम एक टेबल बना लेते हैं x और y के मानों की। x y, देखिए x का मान हमने क्या रखा, y का मान रखा 3 6 9, हमें y का मान रखा वो 3 6 9 रखा और हमारे पास x का मान कितना आया, x का मान आया -21 0 प्लस 21। ये हमारे पास दो मान आए, मतलब ये मान आए जो कि हमने टेबल में रख लिया। ये मान किससे आए, समीकरण 1 से। अब किससे निकालेंगे, समीकरण 2 से। तो ये किसकी टेबल है, समीकरण 1 की। तो ये देखिए इसको अलग से लिख लेते हैं क्योंकि समीकरण 2 से निकालने के लिए हमें मिटाना पड़ेगा। x y -21 3 0 6 21 9, ये तो है समीकरण 1 से।
किससे आई ये टेबल? समीकरण 1 से। और इसी प्रकार फिर क्या करेंगे हम? समीकरण 2 से एक टेबल का निर्माण करेंगे। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से हम एक टेबल का निर्माण करते हैं। तो समीकरण 2 देखिए, इसको लेकर जाएंगे हम y के पद को और अचर पद को। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा? x का मान क्या आएगा? x का मान निकालेंगे, 3y इधर जाएंगे तो प्लस में, अचर पद उधर जाएंगे तो प्लस में, क्योंकि इधर सब माइनस में है। 3y प्लस 6 ये आएगा हमारे पास। x का मान 3y प्लस 6। अब क्या करेंगे हम? इसमें मान रख देंगे। देखिए y का मान कुछ भी रख लो, y बराबर हम क्या रख लेते हैं? y बराबर रख लेते हैं हम 3। y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 इंटू 3 प्लस 6, 3 या 9, 9 प्लस 6 कितने हो गए? 15। ये हमारे मान आ गए। x का मान कितना आया? जब y बराबर हमने 3 रखा तो y इसका y x का मान कितना आया? 15। अब हम y का मान रख लेते हैं -3। तो -3 रखेंगे तो x बराबर 3 इंटू -3 प्लस 6, 3 क्या 9, यानी माइनस के 9 प्लस 6 यानी माइनस के 3। तो इसको y बराबर माइनस का 3 रखने पर मान कितना आया? माइनस के 3 ही मान आया y का। अरे जब हमने y का मान -3 रखा तो x का मान भी -3 आया हमारे पास। फिर हम y बराबर -2 रख लेते हैं, x बराबर -2 यानी माइनस के 6 रख लेते हैं। मल्टीप्लाई -6 प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएंगे? माइनस के 18 और प्लस 6, और इनको माइनस करेंगे तो ये आएंगे 12। 18 में से 6 माइनस करेंगे माइनस के 12। ये हमने 3 मान इसके निकाल लिए हैं। अब हम इसके लिए समीकरण 1-2 से एक टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 से जो टेबल आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? देखिए समीकरण 2 से जो टेबल आएगी, x और y के हमने मान निकाल लिए हैं। अब समीकरण 2 से जो टेबल बनेगी वो देखो। x जो y के मान हमने रखे हैं, एक तो 3 -3 -6, और x के मान 15 -3 -12। ये दो टेबल हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या बना सकते हैं? इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए ये है जो क्षैतिज रेखा है, वो तो है हमारी जो क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, और ये क्षैतिज रेखा है उसको हम x अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको y अक्ष कहते हैं, और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो एक दूसरे पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो ये मूल बिंदु है और इसके निर्देशांक हमेशा क्या होंगे? 0 0। ये इसको हम x और ये x से
y से और इसको y डैश से। हमें मान रखने हैं x के और y के। तो देखिए x के अधिकतम मान प्लस में देखते हैं तो प्लस में कितने हैं 21, अधिकतम मान प्लस में है 21, तो 21 लेंगे हम। 3 3 का गैप ले लेते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। यह हमने 3 3 का गैप इसमें ले लिया है। अब माइनस में देखते हैं, माइनस में भी 21 जा रहा, तो हम माइनस में भी देंगे। माइनस के 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। ये हमने क्या किया है, मान रख लिए हैं, माइनस में भी रख लिए हैं और प्लस में भी रख लिए हैं y एक्सिस पर। अब हम रखेंगे x अक्ष पर। x अक्ष पर रखेंगे हम x अक्ष पर कितना है, अधिकतम प्लस में तो है 9, अधिकतम x अक्ष पर प्लस में है, सॉरी प्लस में 21 है x अक्ष पर, और y अक्ष पर भी हमने 21 ही रखा है, कोई बात नहीं है। x अक्ष पर रखना था, y अक्ष पर हमने रख लिया है, चलो कोई बात नहीं है, सही है। अब हमें x अक्ष पर रखते हैं, तो x अक्ष पर हम 21 तक रखेंगे और -21 तक रखेंगे। तो इसमें भी 3 3 का गैप ले लेते हैं। 3 6 9 12 15 18 और 21। इधर -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21। ये हमने इसे ग्राफ में मान रख दिए हैं। अब हम जो हमारे समीकरण 1 और 2 से जो टेबलें आई है उनको हम इसमें रखेंगे मान। तो देखिए पहले समीकरण 1 से हम बनाएंगे ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे देखिए। समीकरण 1 में जो x का मान है वो है -21, तो समीकरण 1 में -21 है, तो -21 देखो x अक्ष पर कहां पर है, यहाँ -21 x अक्ष पर यहाँ पर है, और y अक्ष पर कितना लेना है हमें 3, तो y अक्ष पर हमें 3 तक जाना है। तो पॉइंट कहाँ आएगा ये 3 की चीज में, ये ग्राफ में बनाना है तो एकदम एग्जैक्टली आप ले सकते हैं। ये पॉइंट आ गया, इसको आप a नाम दे सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे, तो हमें x पर तो 0 लेना है और y पर 6 लेना है। 0 x पर 0 यहाँ पर मूल बिंदु पर मिलेगा और y पर 6 पर यहाँ पर आएगा। इसको हम b नाम दे सकते हैं या a1 b दे सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद में जो 21 x अक्ष पर 21 प्लस के और y पर 9, ये x अक्ष पर 21 y पर 9 यहाँ पर मिलेगा हमें इस जगह। फिर क्या करेंगे, ये C पॉइंट और इनको तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं है, लेकिन आप जब ग्राफ में इसको बनाओगे तो एग्जैक्टली आपको एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। क्या होगी, जब ग्राफ में आप इसको बनाओगे तो एकदम सीधी लाइन आपको प्राप्त होगी और सीधी लाइन स्केल से आपको खींचनी है। तो अभी तो ये सब हाथ का खेल है, इसलिए लाइन सीधी नहीं बनी हुई, लेकिन एकदम सीधी ग्राफ में आपको प्राप्त होगी। इसके बाद में क्या करेंगे हम,
देखिए जो समीकरण 2 से हमारे पास टेबल आई है, इस टेबल से हम इस रेखा का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए x पर कितना है 15, 15 कहाँ मिलेगा x एक्सिस पर प्लस के इधर, ये प्लस यानी कि जो y एक्सिस है उसके राइट साइड, तो ये 15 है और y पर कितना है 3, तो ये 15 और y पर 3, ये यहाँ पर आएगा। फर्स्ट पॉइंट इसको P नाम दे सकते हैं। फिर x पर कितना लेना है हमें -3 और y पर भी -3, दोनों सेम है। देखिए x पर -3 और y पर -3, नीचे जाना है, कहाँ जाना है नीचे, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, इसको Q भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में -12 और -6, तो -12 किधर मिलेगी हमें x अक्ष पर, ये और -6 y अक्ष पर नीचे, तो ये पॉइंट हो गया, इसको R और इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। अब ये मिल नहीं रही अपने, पॉइंट थोड़ा ऊपर जाएगा, अब ये एग्जैक्टली लाइन आएगी सीधी, लेकिन ये अपने एकदम सॉरी हमने ये गलत मिला दिया इसको, ये पॉइंट है यहाँ से या R से सीधी लाइन, ये पॉइंट और इस बिंदु पर जाकर मिलेगी 3 पर, तो ये और ये आगे जाकर इसी बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये दोनों लाइनों का हमने ग्राफ बना लिया है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जो क्वेश्चन है सेम है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। तो इसको जो सबसे कठिन क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है, और इसको करके देखना। जो ग्राफ आएगा, ग्राफ में आप बना के देखना, एकदम एक सरल सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी, सरल रेखा, और किसी ना किसी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है वही उसका क्या होता है, हल होता है। और उस बिंदु का x का मान और y का मान इसका हल होता है। ये था क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन 3.1 का। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा जो हो चुका है कंप्लीट, और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो इसके जैसे ही ये सारे, कोई बिल्कुल अलग नहीं है, इसके जैसे ही ये बस समीकरण बनाए, 2 समीकरण बनेगी और उनसे आप ग्राफ बना सकते हैं। थैंक यू।